हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी अच्छी चल रही है? और डीपीपी सॉल्व करी आपने? कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बेसिक चीज़ें उसमें इस्तेमाल हुई हैं, वो मैंने आपको नहीं बताया है। बेसिक्स में थोड़ा सा आज बता दूंगा आपको। जो कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल हो गए हैं, अ, कुछ सीक्वेंस सीरीज की चीज़ें इस्तेमाल हो गई। अब यही तो प्रॉब्लम होती है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो जाते हैं वहाँ पर। चलिए उनको मैं बता दूंगा। वन वाली डीपीपी तो बस एक बेसिक के लिए थी, मतलब आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा ठीक करने के लिए थी। जो टू वाली डीपीपी होगी वो अच्छी अच्छी होगी आपको। ठीक है। मैंने आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया था, और आज मैं उस सोल्यूशन को आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, लास्ट में। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में मैं आपको उसको समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस को क्या क्या हुआ है उसमें। बेटा नोट सेक्शन में है डीपीपी, आप गलत देख रहे हो तो क्या बता। ठीक है, मैथमेटिक्स बाय प्रशांत सर, एक आपको टैग मिलेगा जब जाओगे अपने कोर्स में। वहां पर एक नोट सेक्शन है, उसके अंदर आपको ये सब कुछ मिलेगा। टीपीपी टू का भी टीपीपी टू के भी सोल्यूशन अपलोड हो गए हैं क्या आपके पास? टीपीपी टू के भी सोल्यूशन अपलोड हो गए हैं? हाँ, आएंगे आएंगे, डीपीपी दोनों पर आएंगे, वन टू पर समझाएंगे। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, 11-10 बजे के बाद हम चर्चा कर लेंगे इस पर। ठीक है, डीपीपी पर। हाँ, डीपीपी वन तो आसान है, वो तो हो ही जाएगी। डीपीपी टू अच्छी है। एक और आज डीपीपी मैं दूंगा आपको 3 नंबर, और कल आपको ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी मिलेगी। अच्छा, टू का भी सोल्यूशन आ गया है। तो ये सोल्यूशन केवल इसीलिए है कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे चीज़ों को करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं बताऊंगा नहीं। कुछ आप सोल्यूशन समझ जाओगे, वही सोल्यूशन मैं लेकर भी आया हूँ आज। उसमें जितना जो आपको ज़रूरी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे। ये बड़ी मेहनत उसके लिए मुझे करनी पड़ती है, लेकिन मैं करूंगा आपके लिए। तो सॉल्व करना एक पेपर में टाइम टेकन होता है, क्योंकि एक थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखना भी होता है। ऐसा नहीं है कि खाली सॉल्व कर दो, थोड़ा सिस्टमेटिक लिखो जिससे आपको देखकर समझ में आए कि क्या हो रहा है। फिर भी आपको कई सारी कंफ्यूजन रह जा रही होगी, तो उसको मैं दूर कर दूंगा। ठीक है। यही मैं कहना, मैंने आपसे इस बार आपको मैंने कुछ वादे नहीं किए हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं बस करूंगा। ठीक है। वादे करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें हो नहीं पाती है, कई बार तो बड़ा खराब लगता है आपको। अब की बार बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आपके लिए होगा। ठीक। मैं आपके डाउट्स के लिए भी टीम से बात कर रहा हूँ, हमारी टीम भी इस पर लगी हुई है, तो डाउट्स के लिए भी कुछ उपाय होने वाला है। ठीक है। एक देखा होगा, एक सेक्शन बना होगा, मैं उस पर थोड़ा सा एक दो दिन में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसमें एक्चुअली में ज़्यादा एमबी की डाउट्स नहीं जा सकता है शायद। वो जो फोटो जाएगी वहाँ पर, वो 2 MB के आसपास शायद जा पाएगी। तो मैं इस पर चर्चा करता हूँ, मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगा डाउट्स के लिए, क्योंकि फिर मैं वीक में 2 दिन मैं आपके डाउट्स वहाँ लूंगा, तो वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है। एक आस्क डाउट्स करके एक सेक्शन बना होगा, के बारे में आपको कल बताऊंगा। उस पर डाउट कैसे भेज सकते हो, और कितने MB की फोटो होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? ये सब मैं आपको कल बता दूंगा। तो चलिए, ठीक है। बेटा लॉगरिथम तो हो गया, उस पर क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम करेंगे, डीपीपी मैंने दी है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। फिलहाल अब ट्रिग्नोमेट्री आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, परेशान मत हो। 10 बजे के बाद चर्चा करेंगे इस बारे में, 1 घंटे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा, यूट्यूब पर आज आपको इनिक्वलिटी ही मिलेगी, इनिक्वलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। इनिक्वलिटी को अब ऐसा मत लीजिएगा हल्के में, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टरों में उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए ट्रिग्नोमेट्री में देखो हम क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। जो क्या एक स्टडी होती है इसमें, मतलब एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो क्या बताता है आपको
जो ट्रायंगल के मतलब बेसिकली ये पूरा ट्रायंगल के बारे में ही ये पूरी जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, वो ट्रायंगल के बारे में ही डील करता है। तो ट्रायंगल और एंगल्स के बारे में, इन्हीं के बीच में रिलेशन चलता रहता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या चलता है? एंगल्स और साइड्स, एंगल्स और साइड्स। एक ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में रिलेशनशिप पूरा बताता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की। पूरा हर चीज में यहाँ पर ट्रायंगल का ही जिक्र होगा। ठीक है, साइड्स और एंगल्स के बीच में एक्चुअली में रिलेशन बताता है। ठीक, चलिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हो कि इसमें बेसिकली पूरा हम जो डील करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल पर होगी। जैसे एक राइट एंगल है, ट्रायंगल के बारे में तो जानते होगे ना आप, ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के बारे में। मैं आपको बता दूं, सैटरडे को एक आपकी मैराथन सेशन होगा, लंबी क्लास होगी, जिसमें आपको मैं लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री के खूब सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो तैयार रहिएगा इसके लिए, क्योंकि देखो आज शायद वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे है क्या, है थर्सडे है क्या आज? थर्सडे आज। तो कल तक लगभग थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है, कोई थ्योरी नहीं है ज्यादा, थोड़े मोड़े कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएंगे। बेस पूरा क्वेश्चन ही है, मतलब क्या है, पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरा हुआ है। सैटरडे को एक लंबा सेशन होगा, ठीक है, और 3 से 4 घंटे के आसपास का, उस पे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के खूब सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, और पहला जो टॉपिक है, ये जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आइडेंटिटी, ये सब है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय अनुपात। रेशियोज में होता है त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटी भी यहाँ पर बोलते हैं। तो ट्राइंगल के बारे में, ठीक है, चलिए। ट्राइंगल के बारे में आपने कई ट्राइंगल का नाम सुना होगा। एक तो इक्विलेटरल का नाम सुना होगा। क्या होता है ये? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या होता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल? तो आप कहोगे भैया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होगा ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर, पता है ये होगा। उसके बाद क्या होता है? आइसोसेलस ट्राइंगल, समद्विबाहु जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? स्केलिन विषमबाहु बोलते हैं। ये सब पढ़ लेना आप, छोटे छोटे बच्चे थे तब से पढ़ रहे हो आप। ठीक है, जिसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती। और एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं यहाँ पर हम, जो डील करेंगे मोस्टली वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, पहले वाले चैप्टर में। समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक, ठीक है। तो मेरी मतलब आदत है कि मैं आपको शुरू से ही ज़्यादा लंबी क्लासेस लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आखिरी के दिनों में 4 घंटा 5 घंटा पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है बेटा। स्टार्टिंग से ही आपको मेहनत करनी है ज़्यादा। आखिरी के 4 दिनों में ज़्यादा पढ़कर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। ये इंट्रेंस है, ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है कि आपने रट्टा मार लिया क्वेश्चन का और पेपर निकल जाएगा। चलिए, ए बी सी मान लेते हैं कि ये वाला क्या है आपका? 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? एच, जिसे बोलते हैं हाइपोटेनस या फिर कर्ड बोलेंगे हम। ठीक है, ये मान लीजिए थीटा है, तो ये हो गया आपका बेस।
क्या बोल देंगे, आधार। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये कितना हो जाएगा, लंब। बाकी पाइथागोरस थ्योरम जानते हो आप, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको एच पी और बी में रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात। कुछ लोग पहले से पढ़े होंगे, उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग होगा। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, आज की क्लास थोड़ी बोरिंग हो जाएगी उनके लिए। लेकिन कल से क्लास ट्रिग्नोमेट्री की बोरिंग नहीं रहेगी उनके लिए। ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पर सबका ध्यान रखना है। कुछ बच्चे, क्योंकि मैं अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि मान लो आपके घर कोई आया और पहले से ही उसमें से 4 लोग पहले से ही बाहर नाश्ता करके आए हैं, तो आकर बैठे आदमी, मान लो 10 लोग आ रहे हैं जिसमें 4 लोग पहले से ही नाश्ता करके आ गए हैं और 6 लोग ऐसे ही आए हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं उन 4 लोगों को देखकर सीधे खाना परोस दूंगा। ठीक है, बाकी 6 लोग भी तो हैं, फिर थोड़ा सा वेट कर लो, मतलब सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि समय के अकॉर्डिंग हमें चीजें करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इनका जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा जो होता है वो पी बाई एच होता है, कॉस थीटा होता है बी बाई एच होता है, टेन थीटा पी बाई बी होता है। अब आप जानते हो कि टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 के बराबर, मतलब ये उल्टा होते हैं। ये क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक है, साइन थीटा कोसेक थीटा का इंटू क्या होता है, 1 होता है, ये उल्टा होता है। कॉस थीटा सेक थीटा का इंटू कितना होता है, 1 होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, एच बाई पी, सेक थीटा कितना हो जाएगा, एच बाई बी, और कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, हम्म, याद रखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताऊं यहाँ पर, 2 तरह का मैं केस ले लेता हूँ। एक ट्रायंगल ऐसा ले लिया मैंने, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, और ये आपका थीटा ले लिया मैंने। ये ए है, बी है और सी है, एक बार ये थीटा ले लिया है। ठीक है, तो यदि मैं साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा, तो अब की बार ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, पी है, और ये क्या है, एच है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। लेकिन जब हमने ये थीटा लिया, इस केस में यदि मैं साइन थीटा निकालूं, तो फिर ये आपका क्या होगा, बेस होगा 90 डिग्री, तो यही होगा, ये आपका P होगा और ये आपका H होगा। इस केस में जो साइन थीटा होगा वो BC अपॉन AC होगा। क्या होगा, BC अपॉन AC। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। हमेशा जो ये एंगल बनेगा वो बेस पर बनेगा। किस पर बनेगा, ये बेस होगा, ये आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, चलिए, ये बात समझ में आ गई ना, मतलब जो मैं बताना चाहता हूं दोनों में अंतर, वो आपको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ता हूं मैं। तो हिंदी बता तो दिया यार। ठीक है, एक बेस मतलब आधार होता है। देखो, मेन मेन वर्ड के अंग्रेजी सीखिए बेटा, इतना भागिए मत। ठीक है, लैंग्वेज ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स के यदि आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे
यदि आप बेस बेस की हिंदी नहीं जान, मतलब आधार की इंग्लिश नहीं जानते हो, अब इतना चीजें तो देखो आनी चाहिए, इससे इतना दूर मत भागो मैथ हिंदी से। ठीक है। ठीक है, चलो। ये बात समझ में आ गई। हम्म। हम्म। चलिए अब फॉर्मूले देख लीजिए फटाफट। कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होगी आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति, सर्वसमिका। क्या पढ़ा है आपने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ये तीन आइडेंटिटीज हैं, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगी मैथ्स में। अच्छा, इस्तेमाल होने के अलग अलग तरीके हैं। कई बार आपको ऐसे डायरेक्ट इस्तेमाल होते मिलेगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि कल को मैं साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 भी पूछूं ना आपसे, तो आप 1 ही बताओगे। कहने का बस ये मतलब है कि यहां पर दोनों एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यदि दोनों एंगल सेम है, ठीक है, दोनों एंगल क्या है? सेम है, साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20, तो वो क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अच्छा, ये एक चीज याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो कई बार तो ये ऐसे इस्तेमाल होगा, और कई बार कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से यदि मुझे कॉस थीटा लिखना हो तो मैं प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूले हैं, कभी ये ऐसे इस्तेमाल होंगे, कभी ऐसे इस्तेमाल हो सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ऐसे ये चीजें इस्तेमाल होंगी, जो आइडेंटिटीज हैं। ठीक है। चलिए, और निगेटिव एंगल वाले फॉर्मूले देख लीजिए। निगेटिव एंगल वाले फॉर्मूले, निगेटिव एंगल फॉर्मूले। निगेटिव एंगल फॉर्मूले कौन से हैं? कि जैसे कि साइन के अंदर, ठीक है, साइन के अंदर, हाँ सब हो जाएगा, मैं सारा नहीं बता रहा हूं यार, इधर उधर ले जाके कोई भी आप बना सकते हो। जैसे साइन के अंदर यदि कभी माइनस दिख रहा है, कॉस के अंदर माइनस दिख रहा है, और टेन के अंदर माइनस दिख रहा है, ठीक है, या फिर सेक के अंदर माइनस दिख रहा है, कोसेक के अंदर माइनस दिख रहा है, और कॉट के अंदर माइनस दिख रहा है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसे बोलते हैं निगेटिव एंगल फॉर्मूले। ठीक है। यदि साइन के अंदर निगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो वो माइनस माइनस साइन थीटा हो जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सब इंपॉर्टेंट है। कॉस के अंदर माइनस है तो वो माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। टेन के अंदर माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो केवल कॉस और सेक में माइनस खत्म हो जाता है, बाकी सब में बाहर आ जाता है। ठीक है। बाकी सब में क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, यहां भी बाहर आ जाएगा, और यहां पर भी बाहर आ जाएगा। केवल केवल कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। इन दोनों में बस पॉजिटिव रहता है, बाकी सब में क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। ये निगेटिव एंगल फॉर्मूले हैं, सब आपको पूरे मैथ में ये सब इस्तेमाल होते मिलेंगे, तो प्लीज याद रखिएगा। अब थोड़ा सा एंगल्स के बारे में बता देता हूं मैं। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बाकी यहाँ पर साइन, यहाँ पर
ठीक है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। तो जीरो कितना होता है? जीरो साइन 30 कितना होगा? 1/2 साइन 45, 1/√2 साइन 60 कितना होगा? √3/2। ठीक है, साइन थीटा है सब। और साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सर मॉडुलस में आप बताए थे कि अंडर रूट में प्लस माइनस नहीं आता है, तो सिर्फ प्लस आता है। हाँ, ये एक बात कहाँ से आ गई यहाँ पर, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है वहां से 1, फिर उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, 1/2, और कितना हो गया? 0। ठीक है, चलिए, टेन थीटा क्या हो जाएगा? और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जो टेन थीटा होता है वो आपको पता होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो फिर ये हो जाएगा आपका 0। इनको डिवाइड करेंगे तो 1/√3, ये डिवाइड करेंगे तो 1, ये डिवाइड करेंगे तो √3। 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। ठीक है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा अनडिफाइंड। इसका उल्टा हो जाएगा, समझ लीजिए। तो 0/1, ये 0/1 है ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0 अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3, और इसको हम क्या बोल देंगे? 0। ठीक है, इसको बोल देंगे 0। सेक क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा हो जाएगा। कॉस उल्टा क्या है? 1। इसका उल्टा क्या होगा? 2/√3। इसका उल्टा क्या है? √2। इसका उल्टा क्या है? 2। और 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। और कोसेक किसका उल्टा होगा? साइन का उल्टा होगा। ठीक है, सर थीटा थीटा नहीं होगा, क्योंकि सभी को साइन थीटा, कॉस थीटा है। ठीक है, चलो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा? ओके, वैसे बोल सकते हो आप कि यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब ये जो थीटा जो वैल्यूज हैं, ये थीटा वैल्यूज हैं, जब 0 हो गई, थीटा 30 हो गया, तो फिर यहाँ पर मान कितना हो जाएगा इसका? थीटा 45 हो गया, थीटा 60 हो गया, थीटा 90 हो गया। ये उसके मान हो गए। अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है ना इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब रेसिप्रोकल सही हुआ है ना? सबका उल्टा सही लिखा गया है। 1, 2/√3। क्योंकि देखो, मेन आपको ना यही याद रखना है, फिर तो आप उसका उल्टा कर लोगे। ठीक है, समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? तो यही चीज है इसमें। 0/1 का उल्टा 1/0 अनडिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का √2, 2/√3 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको पता होगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ये सारे एंगल्स पता होंगे आपको।
चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं रेडियन एंड डिग्री के बारे में। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, रेडियन और डिग्री के, तो एक चीज याद रखिएगा, जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन ऐसे बोलते हैं, पाई पाव ऐसे सी लिखते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, समझ रहे हो? पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक, तो एक रेडियन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। एक रेडियन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। और पाई आप जानते हो कितना होता है? 3.14 अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की, 3.14। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन, आप पाई एक्चुअली में बोलते क्या है हम? 22/7 को। अब इससे डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार लेकर गए, 21 हो गया। ठीक है, एक बार गए, फिर 4 बार लेके चले गए, तो ये कुछ आएगा 57 पॉइंट समथिंग, 57 पॉइंट समथिंग डिग्री, 57 पॉइंट समथिंग डिग्री आ जाएगा। एक रेडियन क्या होता है आपका? 57 पॉइंट समथिंग डिग्री के बराबर होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो पाई रेडियन यदि 180 डिग्री होता है, तो यहां बताइए, यहां से हम ये समझें कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है। क्या होता है? पाई रेडियन होता है। तो एक डिग्री कितना होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर एक डिग्री। एक डिग्री क्या होगा? एक डिग्री क्या होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर हो। भाई 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, तो एक डिग्री क्या होगा? एक डिग्री क्या होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अब मैं आपको कन्वर्जन सिखा दे रहा हूं। ठीक है, कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। जैसे मैं कहूं कि भैया 30 डिग्री को आप कन्वर्ट इनटू रेडियन, 30 डिग्री को क्या करना है? कन्वर्ट इनटू रेडियन। आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप कहते हो भाई कि 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के बराबर। 180 डिग्री क्या होता है? पाई रेडियन के बराबर। ठीक है, नोटेशन है बेटा, नोटेशन है ये। 180 डिग्री क्या होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। तो एक डिग्री क्या होगा? एक डिग्री क्या होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर एक डिग्री। आपको क्या चाहिए? 30 डिग्री चाहिए, तो इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई बाई कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा रेडियन की, नहीं, पाई बाई 6 रेडियन। ये तरीका है चेंज करने का। डिग्री को यदि रेडियन में चेंज करना है तो ये तरीका है आपको उसको चेंज करने का। ठीक है, समझ रहे हो बात? मेन फॉर्मूला आपको यही याद रखना है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता। फिर आप एक डिग्री भी निकाल सकते हो, यहां से एक रेडियन निकाल सकते हो, तो आप कितनी भी निकाल सकते हो। ओके, जैसे मैं कहूं कि ये 2 पाई बाई 3, अब कन्वर्ट इनटू डिग्री, कन्वर्ट इनटू डिग्री, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखो वैसे तो आपको बड़ा आसान है कि हम पूरा मेथड क्या अपनाने जाएंगे, यहाँ पाई को 180 रख देंगे, हमारा आ जाएगा। यहाँ पाई को 180 रख देंगे, आ जाएगा हमारा डिग्री। लेकिन तरीका जो बनता है वो मेन वहीं से बना है, वो तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मैं कहूँ इसको आपको डिग्री में चेंज करना है, तो आप कहोगे यार पाई को 180 रख देते हैं, पाई 3, ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा, और आपने फटाफट बता दिया। तो तरीका ये है कि आप ऐसे करोगे कि भाई पाई रेडियन क्या होता है? 180 डिग्री। एक रेडियन होता है 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है,
समझ रहे बात को? तो आपको क्या चाहिए, 2 पाई बाई 3 रेडियन चाहिए, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 पाई बाई 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। पर हम कर्व उसी तरह से लेते हैं, कोई ये सब करने की क्या जरूरत है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे एक सर्कल है यहां पर, और यहां पर सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो ये सेंटर है, अच्छा ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, रेडियस होगी ना ये। ठीक है बेटा, 30 डिग्री क्यों नहीं समझ में आया, छोटे में पढ़ते थे ना कि 10 आम 20 रुपए का मिल रहा है, तो 5 आम कितने का मिलेगा, तो कैसे निकालते थे, 10 आम 20 रुपए का मिल रहा है तो 1 आम कितने का मिलेगा, तो 1 आम पता चल गया तो 5 आम निकाल सकते हैं। वही तो हम कर रहे हैं कि भाई 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री क्या होगा, पाई/180 रेडियन के बराबर होगा, तो 30 डिग्री क्या होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है यार। ये एल है जिसे बोलते हैं आर्क, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, लंबाई। आर क्या है आपका, रेडियस, आर क्या है, रेडियस, जिसे हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, और ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, मतलब थीटा बराबर जो होगा वो L/R होगा, तो L बराबर क्या होगा, आर थीटा होगा, याद रखना। L बराबर क्या होता है, आर थीटा होता है। ठीक है, एंगल क्या होता है आपका, कोण, ये क्या होता है, कोण। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं, बताइए फटाफट, समझ में आ गया क्या आपको? कौन सा कॉट भाई, कॉट निगेटिव है भाई, देखो यहाँ निगेटिव लिखा हुआ। बताइए, ये समझ में आ गया, एंगल बराबर जो होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। चलिए अब हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला, ठीक। अब ये रिडक्शन फार्मूले कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कि मुझे 90 - थीटा, 90 + थीटा, इस तरह का, 180 + थीटा कैसे निकालते हैं, 180 - थीटा कैसे निकालते हैं, 270 + थीटा कैसे निकालते हैं, 270 - थीटा कैसे निकालते हैं, 360 + थीटा कैसे निकालते हैं, 360 - थीटा, ये सब हम पढ़ेंगे। इन्हें बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, ग्रेडियंट स्लोप एक ही चीज होती है बेटा, ग्रेडियंट और स्लोप। ठीक, क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो, क्या समस्या है। हाँ, क्वाड्रेंट वाली कहानी थोड़ी सी, कई बच्चों को ये पहले से आता है। ठीक है, जैसे आप, वही मैं कह रहा हूँ ना, कभी आप मान लीजिए शादी में गए और आप पहले से ही सब कुछ खा पी के गए हो, तो आप क्या सोचोगे कि आपके मतलब की चीज डायरेक्ट आ जाए, तुरंत मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगी ना, थोड़ा वेट करो। ठीक है, अब एक रेडियन और एक कह रहा स्लो पढ़ाइए, एक कुछ देर पहले कह रहा था धीर तेज हो रहा है, सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, ये प्रभु एक ही तो काम कर रहे होंगे, या तो तेज पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा, इसका मतलब है कि यार आदमी के अनुसार चीजें बदलती हैं, कोई कह रहा तेज, कोई कह रहा धीरे। बेटा एक रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री के बराबर होता है, तो यदि मुझे कंपेयर करना हो कि एक रेडियन और 1 डिग्री में कौन बड़ा होता है, तो आप खुद बता दीजिए। एक रेडियन जो होता है वो 57 पॉइंट समथिंग डिग्री के बराबर होता है, बताइए, बताओ।
ऑब्वियसली यार, एक रेड 57 पॉइंट समथिंग डिग्री मिलकर एक रेडियन हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक रेडियन जो होगा वो 1 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा। याद याद कर लेना, अभी पढ़ना है, आज अभी याद ही करना है यार। चलो आओ, अब यहां पर देखिए थोड़ा ध्यान से। यहां पर आपको 0 डिग्री देखने को मिलेगा, यहां आपको 90 मिलेगा, यहां आपको क्या मिलेगा, 180 मिलेगा, यहां क्या मिलेगा आपको, 270 मिलेगा, यहां 360 मिलेगा। इस लाइन को हम बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं चेंजर लाइन, और इस लाइन को बोलते हैं नॉन चेंजर लाइन। जैसा कभी एक बच्चे ने अभी जिक्र किया था कि सर चेंजर लाइन, कुछ ऐसा बोला था किसी ने, ठीक है? तो बता देता हूं। ये होता है, अच्छा एक बात तो समझ में आती है कि ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 आएगा, यहाँ फिर 180 आ जाएगा, यहाँ 270 आएगा, यहाँ 360 आएगा। ठीक, तो ये आपका ये जो लाइन है वो चेंजर लाइन है। चेंजर लाइन का मतलब ये हो गया कि इसके इधर जाओगे 90 प्लस जाओगे, चाहे 90 माइनस जाओगे, 270 माइनस जाओगे, चाहे 270 प्लस जाओगे, आप 270 प्लस इसमें आएगा, इनमें चेंज होगा। तो इधर जाओगे, इसके इधर जाओगे, इसके इधर जाओगे, इसके इधर जाओगे, तो चेंज होगा। और ये नॉन चेंजर लाइन है, मतलब 360 प्लस जाओगे नहीं चेंज होगा, 180 प्लस जाओगे नहीं चेंज होगा, और 180 माइनस जाओगे नहीं चेंज होगा। कौन कौन, अरे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस चेंज नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, साइन कॉस चेंज नहीं होगा। क्या नहीं चेंज होगा, साइन कॉस चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो चेंजर लाइन का मतलब ये हो गया कि चेंजर लाइन के आसपास इनमें क्या होगा, जो साइन हो जाएगा वो कॉस हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, टेन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक क्या होगा, टेक होगा। और नॉन चेंजर लाइन मतलब कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि चेंजर लाइन मतलब 90 प्लस चाहे 90 माइनस, 270 प्लस चाहे 270 माइनस, इनमें चेंज होगा। मतलब चेंजर लाइन में क्या क्या मिले देख, यहां पर आएंगे 90 प्लस 90 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस, इन केसेस में ये चीज होगी कि साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, बात समझ में आ रही है? तो जब ये सारी चीजें नजर आएंगी, 90 प्लस 90 माइनस, 270 माइनस 270 प्लस, उन केसेस में ये बदलाव होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, वरना नहीं हो। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक, 180 360 में नहीं बदलेगा, 180 और 360 में नहीं बदलेगा। ठीक, अब क्वाड्रेंट में
जो साइन, अब देखो दो रोल होते हैं, एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं और एक होता है प्लस माइनस लगता है। एक रूल याद रखना है, ASTC। क्या याद रखना है? ASTC। ASTC ये बताता है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। मतलब पहले वाले में A मतलब ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे क्या होंगे? धनात्मक होंगे। S मतलब क्या हो गया? साइन, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक, वो पॉजिटिव होंगे। S मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। T थर्ड क्वाड्रेंट में, T मतलब टेन, और टेन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा भाई, एक बात बताओ, कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा। इसलिए मैंने कहा कि भाई कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये ASTC का मतलब है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं आपसे कि मुझे साइन 120 निकालना है। क्या निकालना है? साइन 120। आप क्या कहोगे भाई? साइन 90 प्लस 30, साइन 120 निकालना है। ठीक, अब ये बताइए कि ये चेंज होगा कि नहीं? 90 वाले में चेंज होता है? 90 वाले में चेंज होता है? 90 वाले में चेंज होता है? तो 90 वाले में आप थोड़ा ध्यान से देखो तो 90 वाली ये सी यहीं पर तो है, ये चेंज होगा। इसका मतलब है कि भैया ये कॉस 30 तो बनना ही बनना है, कॉस 30 तो बनना ही बनना है। ठीक है, अब रही बात पॉजिटिव या नेगेटिव, पहले बताओ 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में आएगा? 90 में कुछ जोड़ोगे तो इधर आएगा एंगल, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? पॉजिटिव आती है, साइन और कोसेक की वैल्यू। इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। साइन की जो वैल्यू, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और ये कितना हो जाएगा? √3/2। ठीक है, अच्छा। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई मुझे टेन 210 बताना है, टेन 210। तो आप क्या करोगे? 210 को क्या लिखोगे? टेन 180 प्लस 30। ठीक है, बताइए। 180 प्लस 30, या फिर आप चाहो तो इसे 210 को टेन 270 -60 भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो आप इसे। ठीक है, तो देखो 180, 180 वाली लाइन कौन सी है? ये वाली है। इसमें तो चेंज नहीं होता है, टेन टेन ही रहेगा। एक बात तो तय है कि ये टेन 30 ही होगा। अब आपको ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो भाई 180 में कुछ जोड़ा गया है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये 90 फिर 180, 180 में कुछ जोड़ा गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन जो आता है वो पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव आता है। टेन 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। माइनस का 1/√3 नहीं होगा, प्लस का। अब इस तरीके से देखते हैं कि भाई हमने 210 को 270 -60 लिख दिया तो कैसे करेंगे हम? तो क्योंकि 270 है मतलब वो कौन सी वाली लाइन पर है? इस वाले पर है, तो फिर चेंज होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉट 60, तो बनना ही बनना है। अब रही बात प्लस या माइनस की, ये चेक करने के लिए हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे। तो भाई ये 270 है, 270 में कुछ घटाया गया तो घटाया गया तो इधर आया होगा ना, इस वाले में आया होगा। थर्ड में आया है तो थर्ड में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/√3 होती है। ठीक है,
चलिए, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, साइन, चाहे साइन हो, 2n पाई प्लस थीटा जो होता है वो हमेशा साइन थीटा होता है। कॉस 2n पाई प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। टेन 2n पाई प्लस थीटा जो होता है वो टैन थीटा होता है। कॉट 2n पाई प्लस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। सेक 2n पाई प्लस थीटा जो होता है सेक थीटा होता है। कोसेक 2n पाई प्लस थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। सर एक क्वेश्चन गलत हो गया। कौन सा क्वेश्चन? रविंद्रनाथ तिवारी जी, कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया बेटा? -cos 30 होगा। क्यों भाई, क्यों क्यों -cos 30 होगा? क्यों -cos 30 होगा बताइए मुझे। सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की जो वैल्यू होती है, यदि एंगल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट वाला है तो फिर साइन और कोसेक की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो वही तो हमने किया है भाई। ये जो एंगल है साइन के अंदर वो किस क्वाड्रेंट वाला है? वो सेकंड क्वाड्रेंट का है ना, द्वितीय चतुर्थांश का है। तो फिर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, वही तो लिखा है मैंने। ठीक है। एन क्या है आपका? जेड है, मतलब इंटीजर है। पूर्णांक। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने, किसी के दिमाग में आया कि यार मैं साइन 420 निकालना चाहता हूं। तो चलिए कुछ ट्राई करो सब लोग जल्दी से, ट्राई करो, ट्राई करो सब लोग जल्दी से। सर नया कुछ सिखाइए, कहीं नया। यही तो बड़ी गड़बड़ी है इनकी, नया क्या सिखा दे मतलब? तुम पहले से या तो पढ़ चुके हो, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मतलब कल को मैं जब ये सब अगली बार भाई, मतलब आज से 10 साल बाद तो जो बच्चा पैदा होगा वो नहीं, आज से 10 साल बाद कोई बच्चा यदि 10th में जाता है, 12th में जाता है, तो फिर ये उसको नहीं पढ़ेगा, वो कुछ और पढ़ेगा। बेटा कॉन्सेप्ट तो यही है, मेन होता है क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो यही ना बेटा। अब ये कोई प्रैक्टिस क्लास तो है नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर दूं मैं। थ्योरी तो पढ़ाऊंगा ही ना मैं। ठीक है, आपको पहले से आता है तो फिर आपको खराब लग रहा, अभी जो चीज़ नहीं आएगी आपको फिर आप कहोगे कि नहीं धीरे पढ़ाइए ना, फिर मैं वो तेज पढ़ाऊंगा। है। चलो अभी बार बार कहते हो रिवाइज करो, तो मैं रिवाइज करता हूँ ना तुम्हारे क्वेश्चन को, क्योंकि आज तुम्हें आ रहा है तो फिर एडवांस बन रहे हैं। चलो, यही दिक्कत है। 420 को क्या लिख सकते हो आप इसमें चाहो तो 360 घटा दोगे ना, तो जो एंगल बचेगा वही आपका आंसर होगा। आप चाहो 360 घटा दो, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि आप इसको 360 प्लस 60 लिख दिया आपने। ये कितना हो जाएगा? साइन 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? साइन 60 हो जाएगा। ठीक है, साइन 60 कितना होता है? √3/2 हो जाता है। कोई भी बड़ा एंगल यदि आ गया, मान लीजिए यहां पर आ गया 10 765 डिग्री,
आप इसे 360 के मल्टीपल में लिख लो, 360 के मल्टीपल में लिख लो। क्या लिख सकते हो इसे? 2 × 300, कितना? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा बताइए ये? कितना होगा ये? कितना हो जाएगा 1 के बराबर? चलिए बाकी हम क्वेश्चन में करेंगे और बड़े बड़े एंगल्स। ठीक है, 360 में तोड़ देना है, 360 के मल्टीपल में। और भी कोई ऐसे आ गया मान लो, उसको भी आप कर सकते हो। अच्छा, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव वाले फॉर्मूले से ओपन कर लोगे, नेगेटिव आएगा। और हम किस पर क्वेश्चन करेंगे? 360 के बस आपको मल्टीपल पर तोड़ना है। ठीक है, 360 के मल्टीपल पर तोड़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन करिए। फाइंड, एक क्वेश्चन करो, फाइंड साइन थीटा एंड टेन थीटा। फाइंड साइन थीटा एंड टेन थीटा इफ कॉस थीटा बराबर -3/5। ठीक है, और थीटा बिलोंग्स टू क्या है आपका? थर्ड क्वाड्रेंट। तृतीय चतुर्थांश में। चलिए बताइए फटाफट। आपको साइन थीटा और टेन थीटा निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? साइन थीटा और टेन थीटा। अरे 55 का मान नहीं निकाला जाता है भैया, जो मैं बता रहा हूं ना उतना पढ़ो। ठीक है, साइन 15 कॉस 15 ये सब हम डिस्कशन करेंगे, पर साइन 55 के डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना बता रहे हैं अभी पढ़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ खुद से। अब देखिए हम आएंगे इस पर। कॉस थीटा कितना दिया गया है? -3/5। और थीटा क्या है आपका? थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, ये कॉस थीटा क्या होता है एक्चुअली में? कॉस थीटा होता है B/H। यही तो होता है B/H। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो B होगा, B मतलब बेस, बेस मतलब आधार। B कितना होगा आपका? 3 होगा। H कितना होगा आपका? 5 होगा। ये समझ में आता है? बेस 3 होगा, H 5 होगा, ये समझ में आता है? तो P बताओ कितना होगा? P बताओ कितना होगा? तो P 4 होगा। आप फॉर्मूला पढ़ के रखे हो, H² बराबर P² + B²। P कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब बात आई आपके किसकी? साइन थीटा की और टेन थीटा की। देखो साइन थीटा क्या होता है? P/H होता है। P/H मतलब 4/5। अभी मैं पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी पॉजिटिव निगेटिव यहां लगाऊंगा, अभी बस लिख ले रहा हूं मैं। और टेन थीटा क्या होता है? P/B होता है, मतलब 4/3। अब देखना है कि पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा। अब देखना है कि पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा। तो ये बताइए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा, ये वाला एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो भैया उस पर टेन लगाएंगे तो वो तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। बहुत वैरायटी, देखो मैथमेटिक्स में बहुत सारे चीजें होती हैं। अब एक पेपर बनाने वाला उसमें से कितनी चीजें पूछता है वो उसके ऊपर है, पर हम पढ़ेंगे तो सारा ना। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इस पर बेस्ड एक भी क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इतना कौन जानता है बेटा, इसीलिए तो पढ़ा जाता है कि भाई आने को तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है,
कॉस थीटा, बताइए कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है बेटा, सब 360 के मल्टीपल में तोड़ लीजिए। ठीक है, चलो। बात समझ में आई? चलिए, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। टेन थीटा बराबर -4/3, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सभी त्रिकोणमिति अनुपात बताइए। एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इस चीज को। ठीक है सर, माइनस में कैसे आ गया बेटा? अगर रूल, फिर वही बात, आप फिर से रूल पर नहीं जा रहे हो। पीछे रूल आपने क्या सीखा है कि ये थर्ड को, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बताता है, ये सेकंड के बारे में बताता है, ये थर्ड के बारे में बताता है, फोर्थ के बारे में बताता है। यदि जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट का है तो उसमें टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती है। इसीलिए, क्योंकि ये जो थीटा था वो थर्ड क्वाड्रेंट का था, तो टेन की वैल्यू पॉजिटिव आई है। टेन की या फिर कॉट की, इसका मतलब साइन तो निगेटिव आएगा ना। यही कहना चाहता हूं। ये यही तो सीखा है आपने यहाँ पर क्वाड्रेंट का कहानी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा क्या है, -4/3 है, और आपको क्या चाहिए? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। ठीक, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं चल रहा है। तुम्हारा पता क्या दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं, उनको डायरेक्ट चाहिए वो खतरनाक वाले क्वेश्चन। वो कैसे करा सकता हूं मैं डायरेक्ट? थोड़ा सब्र रखोगे, जो प्रैक्टिस क्लास होगी उसमें करेंगे। तुम पहले ही लेक्चर में चाहते हो कि तुम्हें एकदम पेपर करा दिया जाए सारे क्वेश्चन, वैसे नहीं होता ना बेटा। ये ये पूरा पूरा बकायदा सिस्टमेटिक क्लास चल रही है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जब प्रैक्टिस होगी तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। अभी तो आपको मैं सिखा रहा हूँ चीजों को। ठीक है, पहले से पढ़ के रखे हो तो फिर तुम्हें, अरे ना ना, डायरेक्ट चलिए। हैं, डायरेक्ट कैसे चल देंगे? चलिए, टेन थीटा बराबर कितना है? -4/3 है। टेन थीटा होता कितना है? तो होता है P/B। क्या होता है? P/B होता है। ठीक, तो इसका मतलब P आपका 4 है, B आपका क्या है? 3 है, तो H कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है। अब आपको क्या निकालना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो भाई साइन थीटा क्या होगा? होगा तो P/H ना। P/H मतलब 4/5। 4/5। अच्छा, मैंने एंगल नहीं दिया, सॉरी, मैंने एंगल नहीं दिया यहाँ पर। नहीं, एंगल चलो मैं नहीं देता हूँ। चलो मैं दे देता हूँ, चलो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, एंगल दिया नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट दे देता हूँ। सेकंड में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। क्या है? द्वितीय चतुर्थांश में। वो तो देना पड़ेगा ना। द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। तो ये बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन तो पॉजिटिव आएगा, साइन तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब साइन पॉजिटिव आएगा तो कोसेक भी पॉजिटिव आएगा, इसका उल्टा 5/4, इसका उल्टा आएगा। भाई कॉट थीटा तो टेन का उल्टा होता है, तो वो -3/4 आएगा। अब कॉस थीटा निकाल लेते हैं, उसका उल्टा सेक थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा कितना होगा बेटा? कॉस थीटा होगा तो B/H ना, 3/5। लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा।
अब इसका उल्टा सेक क्या होगा, इसका उल्टा होगा तो वो -5/3 हो जाएगा। इस तरह से कभी एंगल दिया गया हो और क्वाड्रेंट दिया गया हो तो आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात आप पता कर सकते हो। ठीक। चलिए, बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। चलिए, अब कुछ रिजल्ट याद रखिएगा। कुछ रिजल्ट याद रखिए। ठीक है। देखो, एंगल दिया होगा उसमें। अच्छा, यही मैं, अच्छा इसके पहले मैं ये कहूं कि tan थीटा बराबर -4/3 है। फाइंड साइन थीटा। और मैंने आपको ये बोला भाई, मैंने थीटा दिया ही नहीं। मैंने थीटा दिया ही नहीं कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है। थीटा दिया ही नहीं कि किस क्वाड्रेंट में है। तो साइन थीटा क्या होगा, तो फिर दो वैल्यूज आ सकती है, क्योंकि tan थीटा यदि -4/3 है, tan थीटा -4/3 है, तो यहां से थीटा सेकंड में भी हो सकता है और थीटा फोर्थ में भी हो सकता है। थीटा फोर्थ में भी हो सकता है। थीटा सेकंड में होगा तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा, और फोर्थ में होगा तो साइन थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसलिए दोनों वैल्यूज पॉसिबल होगी फिर, यदि आपको थीटा नहीं दिया है कि किस क्वाड्रेंट में है। कितना हो जाएगा भाई? पी आपका कितना हो गया 4, यहाँ पर बी कितना हो गया 3, तो एच कितना हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा 4/5 भी होगा और -4/5 होगा। यहाँ से साइन थीटा की दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, +-4/5 इस केस में, क्योंकि यहाँ पर आपको चतुर्थांश क्वाड्रेंट नहीं दिया है उसने कि किस में है, तो फिर ये दोनों वैल्यू पॉसिबल होगी। ठीक है। ठीक। कह रहा लेबल अप। अरे भैया, ये बहुत समस्या है सब। टीचर को ही ज्ञान देने लगते हैं सब, पढ़ने आए मेरे से और मुझे ज्ञान देने लगते हैं। यार ये बड़ा अजीब सी, मतलब थ्योरी पढ़ा रहा मैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले तो पढ़ चुके हैं। शांत रहा करो। ठीक है। शांत रहा करो रोज। ठीक है। शांत रहा करो, चुपचाप देखा करो क्लास को। ओके। क्योंकि तुम्हें आ रहा है तो तुम्हें आसान लग रहा है और जल्दी से भाग जाऊं मैं, और ये बिना पढ़ाए मैं क्या कर दूं, डायरेक्ट कट ऑफ क्वेश्चन कर लूं? और बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं बेटा। अपने बारे में केवल सोचते हो, केवल अपने बारे में सोचते हो ना। मुझे आता है तो डायरेक्ट ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं, डायरेक्ट टफ क्वेश्चन कराने लगे। यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। चलिए, कुछ रिजल्ट याद कर लीजिए। ठीक है, कुछ रिजल्ट याद कर लीजिए। पहला, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर है, दिस इंप्लाइज सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/k। या फिर इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा पी के बराबर है, दिस इंप्लाइज सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/p हो जाएगा। ये रिजल्ट याद रखिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा टी के बराबर है, दिस इंप्लाइज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो हो जाएगा वो 1/t हो जाएगा। ठीक है। ऑफ, और मतलब इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जेड के बराबर है, दिस इंप्लाइज कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। ठीक है। चलिए,
इससे थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर है। अच्छा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन पर बेस्ड क्या मिलेंगे? क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके। जैसे मान लीजिए मिल गया क्वेश्चन ये है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5/2, देन फाइंड कॉस थीटा। आपको क्या बताना है? कॉस थीटा का मान बताना है, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5/2 के बराबर है और आपको क्या बताना है? कॉस थीटा का मान बताना है, ठीक। बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, वहीं से आया वो 5। ठीक है यार, अभी सब चौथी पांचवी क्लास से पढ़ते आए हो हाइपोटेनस और ये सब यार। ये फॉर्मूला पता नहीं आपने बहुत कितने साल पहले पढ़ा होगा, बताइए, आपको अभी भी नहीं आ रहा है? कितने छोटे थे तब से पढ़ के आए हो? एक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है? 5/2 है। तो आपने अभी पढ़ा कि भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होता है? इसका उल्टा हो जाता, उल्टा होता ना। प्लस दिया गया है तो माइनस क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। माइनस दिया है तो प्लस वाला इसका उल्टा हो जाएगा। यही कोसेक और कॉट में भी है। ये कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2/5। दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो भैया ये हो गया 2sec थीटा बराबर 5/2 प्लस 2/5। 2sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 4/10, 29/10। ठीक है, तो सेक थीटा हो जाएगा 29/20। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 20/29। ये आ गया कॉस थीटा। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। बनाने वाला यहाँ पर कुछ और भी दे सकता है, तो और अच्छे क्वेश्चंस में इन सबको हम देखेंगे। अभी फिलहाल इससे क्वेश्चंस को करिए, ठीक है। पहले हम कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको पहले हम आसान क्वेश्चन में अप्लाई करके सीखते हैं, तब टफ क्वेश्चंस करते हैं। ये नहीं कि पहले ही टफ क्वेश्चन में अप्लाई करके सीखेंगे, फिर तो हम सीख नहीं पाएंगे ना, ठीक है। तो ये दोनों के लिए याद रहेगा आपको, सेक और कोसेक दोनों के लिए याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और रिजल्ट पर आते हैं हम। हाँ, तुम्हारा अब कुछ देर में मैं आपको डीपीपी वाला भी डिस्कशन करता हूँ, और रिजल्ट देखिए एक बार। कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि गिवन क्या होगा आपको? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, ये गिवन होगा। और आपसे पूछेगा फाइंड ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। तो कॉस एक 270 क्या 180 प्लस 90 कर लो यार। हाँ, 180 प्लस 90 कर लो, कॉस 270 में क्या प्रॉब्लम है? एक सौ अस्सी है तो फिर चेंज नहीं होगा, रहेगा क्या? ये कॉस ही, कॉस 90 हो जाएगा। माइनस प्लस का मतलब ही नहीं है, वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। कॉस बताओ कितना आएगा? 270। साइन 15 15 के बारे में बात करेंगे। ओवर एक्साइटेड रहते हो हैं। 20 कैसे आ गया? 0 डिग्री नहीं, जीरो वैल्यू आई है भाई। हैं?
ठीक है, चलिए। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि यहाँ पर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा c के बराबर है, और पूछा गया है a कॉस थीटा और माइनस b साइन थीटा। तो देखो हुआ क्या है, ठीक है, हुआ क्या है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा c के बराबर है, देन फाइंड a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। हुआ क्या है देखो ध्यान से, पहले वाले में a क्या है, साइन के साथ है, और b क्या है, कॉस के साथ है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन में 20 कहां से आया? मतलब मैं, आप ये एक मुझे बात बताएंगे बेटा, ये 2 cos थीटा बराबर 29/10 है, और यहां से सेक थीटा 29/20, मैं आपको ये सिखाऊं, मतलब ये मुझे बताने की जरूरत है? मतलब आप सोचिए, आप एनडीए के एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप पता कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं ये सब डिवाइड वाइड? मतलब क्या यार, मतलब सोचो कितना बेकार की, मतलब तुम ये दो, ये नहीं पता चल रहा है कि 2 cos थीटा 29/10 के बराबर है, तो सेक थीटा 29/20 होगा। मतलब ये चौथी पांचवी क्लास की चीजें मुझसे पूछ रहे हो। अब एनडीए का एग्जाम देने जाओगे, बताओ कैसे निकलेगा पेपर ऐसी हालत में? तब ये सब चीजें तो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा ना यार, ये थोड़ा ना बताऊंगा मैं आपको। ये बेसिक की उम्मीद कर रहे हो तो फिर ये बहुत ब्लड, बहुत अजीब सी चीज है। यदि आप सोच रहे हो कि मैं ये आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि भैया हर क्वेश्चन में 2 नीचे आएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 होगा, तो बड़ी अजीब है। हम पांचवी क्लास की मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। इतना बेसिक आप सोच रहे हो तो बेकार है भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार। मतलब ये सब चीजें तो आनी चाहिए, मतलब 2 से डिवाइड करना भी बताऊं मैं, इधर आया यार। इसलिए कहता हूं जब क्वेश्चन कराया करूं तो खुद से कैलकुलेशन करा करो, देखा मत करो केवल। जैसे ये करा रहा हूं ना, तो खुद से क्वेश्चंस करते रहो, खुद से ये डिवाइड करो, देखो कहाँ से आया। खुद से पेन कॉपी चलाया करो, ये नहीं कि बस उठा के बेड पर लेट गए और यूं चल रहा एकदम, हाँ 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 हाँ, ऐसे नहीं होती पढ़ाई। सब लोगों के पास कॉपी पेन होना चाहिए और बैठे होने चाहिए। सुत सुत के ना पढ़ते हैं, सो रहे हो पता चला है, बाहर खटिया पर लेट गए और वहां पर ऐसे लगा लिया और देखे जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता पढ़ाई। आप, यदि आपको अच्छी पढ़ाई करनी है ऑनलाइन में, तो आप उतनी डेडिकेशन से बस समझ लीजिए कि सामने टीचर बैठा है, और उतनी ही डेडिकेशन से, उतनी ही कंसंट्रेशन के जैसे ऑफलाइन में बैठते हो आप, वैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, वैसे आपको पढ़ना है। अरे आर्ट्स से हो तो कॉमर्स से हो, किसी से हो यार, ये चौथी पांचवी क्लास की चीज है। आर्ट्स तो तुमने 12th 10th में 11th में ली होगी ना, या 10th 9th में ली होगी, उसके पहले तो पढ़े हो ना। ये सब चीजें तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। यार आर्ट्स से पढ़े हुए हैं, बेइज्जती करा रहा है। चलो इसको देखो ध्यान से, चलो। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी के बराबर है, और आपको ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा चाहिए। ठीक, तो यहां पर हुआ क्या है देखो, ए साइन के साथ है, बी कॉस के साथ है, हो क्या गया, ए कॉस के साथ चला गया, बी साइन के साथ चला गया, और प्लस दिया है तो माइनस आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि सॉल्व करने हैं तो आपको क्या करना है, मेथड ये है कि दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड करना है। क्या करना है, दोनों का होल स्क्वायर करिए और ऐड करिए, दोनों का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर करिए, और दोनों का होल स्क्वायर का सम कितना आएगा बताइए? दोनों का स्क्वायर करिए और सम करिए, कितना आ जाएगा सम? क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा इसका सम? हाँ जी। कैसे देखो, इसका स्क्वायर कराओगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी जुड़ के दोनों ऐड होके बी स्क्वायर आ गया। यहां आएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यहां आएगा -2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और वो कट जाएगा।
यहाँ 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, यहाँ -2ab साइन थीटा कॉस थीटा, वो कट जाएगा और आ जाएगा a² + b²। अब आप वैल्यू डाल दीजिए। इसका मान कितना आया था, c² आया था, और a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर a² + b² आ जाएगा। a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का स्क्वायर जो आएगा वो a² + b² माइनस c² आएगा। a cos थीटा माइनस b साइन थीटा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √ऑफ a² + b² माइनस c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? एक एग्जांपल करें इस पर बेस्ड क्वेश्चन। चलो अगले पेज में करते हैं। ये समझ में आ गया ना? समझ में आ गया कि क्या हुआ है ये? चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पर। क्वेश्चन है ये, इफ 3 sin थीटा + 4 cos थीटा बराबर 5, फाइंड 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। चलिए बताइए फटाक से क्या आएगा इसका आंसर। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ, हर चीज फिर से दोबारा तो सुनने की आदत है। गाना बना लिए, गाना है, दोबारा लगा दो सर। हैं? सर c² कहाँ से आया? हे भगवान, हे भगवान, क्या करूं मैं इनका? कहाँ से आए हैं ये बच्चे? ए भैया, ये c वैल्यू है, उठा के रख दिया है यार। क्या यार तुम भी, क्या मजाक कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं सब हैं? क्या बच्चे मजाक करते हैं मेरे से? 3 sin थीटा + 4 cos, देखो ऐसा हुआ है, 3 साइन के साथ है, 4 कॉस के साथ है, 3 कॉस के साथ चला गया, 4 क्या चला गया, साइन के साथ चला गया। 3 sin थीटा + 4 cos थीटा का होल स्क्वायर, दोनों को होल स्क्वायर करके ऐड करना है। 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, और ये कितना आएगा, 3² + 4² के बराबर आएगा। 3² + 4² के बराबर आएगा, यहाँ पर वही चीज है। अब बताओ ये वाली वैल्यू कितनी है, 3 sin थीटा + 4 cos थीटा, 5 25 + 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का होल स्क्वायर। ये भी तो 16 और 9 25 ही आएगा, तो 25 25 कट जाएगा। 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का स्क्वायर 0 के बराबर आ गया, तो यहाँ से 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? हाँ जी क्लियर है अच्छे तरीके से। यूट्यूब प्रैक्टिस 6 बजे से होगी आज। इनइक्वलिटी की प्रैक्टिस होगी आज, इनइक्वलिटी की। चलिए आ जाओ, कुछ रिजल्ट और याद रखने हैं आपको। कुछ रिजल्ट याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं भाई? कि साइन की पावर 4x + कॉस की पावर 4x किसके बराबर होता है, और साइन की पावर 6x + कॉस की पावर 6x किसके बराबर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चन में, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे। सर स्क्वायर कहाँ गया, हे भगवान? a² 0 के बराबर है, दिस इंप्लाइज a बराबर 0 होगा। मजाक कर रहे हो मेरे से? हैं? 6 बजे बेटा, 6 बजे मजाक कर रहे हैं? मजाक करते हैं बच्चे। a² 0 के बराबर है तो a तो 0 आ ही जाएगा। केजीएस डिफेंस चैनल है बेटा, केजीएस डिफेंस। बेटा ये जो एक कह रहे हो ना, a² b² कहाँ से आया, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, आपने सुना नहीं अच्छे से। a² sin² आएगा भैया, इसका होल स्क्वायर करोगे तो a² sin² आएगा ना। यहाँ पर a² cos² आएगा थीटा,
दोनों को जोड़ोगे तो ए स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। दोनों को जोड़ोगे तो बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, ये आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आता है 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये बहुत इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इसको क्या करिएगा, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। कहां से आया है ये मैं बता देता हूं। ये आया है एक्चुअली में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का जब होल स्क्वायर करेंगे वहां से। कितना आएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहीं से आया है ये। इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो ये 1 हो गया और इसको इधर ले आएंगे, बन जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत, टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब आ जाते हैं आपके डीपीपी वाले। 1 वाली डीपीपी में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या? यार ये तो सोल्यूशन है जो मैंने तुम्हें दिया था, इसी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, समय बचाने का एक तरीका मैंने अपनाया है। ठीक है, डीपीपी 1 में प्रॉब्लम है क्या? डीपीपी 1 में प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चंस में? डीपीपी 1 की क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या, बताना। सैटरडे को आपको प्रैक्टिस क्लास जो मिलेगी मैराथन, उसमें क्वेश्चंस होंगे अच्छे लेवल के। ठीक है, तब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब 1 2 3 तो यार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका चलेगा ही चलेगा ना, हर एक कॉन्सेप्ट को तो मुझे बताना पड़ेगा ना, जो भी फॉर्मूले हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन बताना पड़ेगा। सैटरडे को आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे 3 4 घंटे तक, बहुत प्यारे वाले। उसके पहले मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुका हूँ कल। ठीक है, 1 वाले में प्रॉब्लम नहीं है। दो नंबर में, इसके 2 नंबर में प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट रुके रहो, पहले डीपीपी क्वेश्चन तो यहीं पर मिलेगा ना, ये तो आपको डायरेक्ट वो लिखा हुआ है डीपीपी 1, नहीं बेसिक मैथ्स वाली नहीं, लॉगरिथम वाली, लॉग वाली डीपीपी। हाँ लॉग वाली, हाँ बोलो। डीपीपी डीपी 1 क्वेश्चन 10 और 20, 10 और 20 में 10 नहीं, देखो कुछ तो है ना कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो गए इसमें। अच्छा इसमें 10 नंबर क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा नीचे होगा, एक मिनट। इसमें देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्री की चीजें इस्तेमाल हुई हैं, तो वहां आपको प्रॉब्लम हुई होगी। 10 नंबर में प्रॉब्लम है क्या? 10 नंबर में प्रॉब्लम है, देखो आपके सामने ये 10 नंबर है। एक मिनट, अरे ये टेढ़ा कैसे हो गया? क्या प्रॉब्लम है बेटा 10 नंबर में? देखो 10 नंबर क्वेश्चन था लॉग, ये क्वेश्चन था लॉग एक्स बेस एन, दिख रहा है ना ये लॉग एक्स बेस एन माइनस लॉग एन एक्स बाई 10। देखो यहां पर क्या इस्तेमाल हुआ है, ये एक्स बाई 10 और 1/9 को मैंने जोड़ा है तो 9x प्लस 10/90 हो गया है। अब ये लॉग एम माइनस लॉग एन बन गया है और 1 के बराबर, तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होगा, लॉग एम बाई एन होगा। इसीलिए एक्स में ये पूरी चीज क्या हो गई, डिवाइड हो गई है। अब लॉग के अंदर ये वैल्यू है, बेस में 9 है और ये 1 के बराबर है, तो फिर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 की पावर 1 हो जाएगी, मतलब 9 हो गई। और इसके बाद तो केवल कैलकुलेशन इस्तेमाल हुई है। हाँ ना, 9 नंबर वाले में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल हुआ है, तो चाहो तो जिसको अभी पता नहीं है वो स्किप कर सकता है। इस लॉग वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हुआ है।
यहां पर क्या हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें रूल ये होता है ट्रिग्नोमेट्री में, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, इस्तेमाल ये हुआ है बेटा कि आ, यदि इफ ए प्लस बी यदि 90 है, ए प्लस बी यदि 90 है, तो फिर टेन ए और टेन बी का जो इंटू होता है वो 1 के बराबर होता है। ये इस्तेमाल हुआ है यहां पर। ए+बी यदि 90 है तो टेन ए टेन बी क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो देखो, इसीलिए टेन 1 और टेन 89 का इंटू कितना आया है, 1 आया है, क्योंकि 1 और 89 90 होता है। टेन 2 और टेन 88 ये भी कितना आया है, इनका भी प्रोडक्ट 1 आया है, क्योंकि 2 और 88 का क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही सब में मिलेगा, एक में बीच में वैल्यू 1045 मिलेगी, जिसका पेयर नहीं मिलेगा, जो कि खुद भी 1 होती है। तो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 1 आया है, तो लॉग के अंदर 1 आ जाएगा, तो log 1 0 हो गया, यही कहना था। ठीक है, तो 12 नंबर में, अब 12 नंबर में आपको कुछ एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। एपी का एक फॉर्मूला है बेटा, ठीक है, 12 नंबर को सॉल्व करने के लिए बस एक एपी का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, वो ये याद रखना है कि, ध्यान से सुनो, 1+2+3+... एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एपी में हम पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला होता है n × n+1/2, ये फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो आप इसको 10 तक यदि जोड़ते हो, तो ये कितना हो जाएगा, n बराबर 10 इस्तेमाल कर लो, 10 × 10+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि मैं कहूं एक से लेकर आप तक को कहां तक सम चाहिए, 20 तक सम चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 20 × 20+1/2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला समझ में आया ना, ये उसी का इस्तेमाल हुआ है, देखो यहां पर। ठीक है, तो देखो लॉग 10 था, और यहां पर शायद 100 था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या था, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर। हाँ, देखोगे यहां पर 100 था, तो 100 को मैंने 10 की पावर 2 लिख दिया है। यहाँ 1000 था, तो 10 की पावर 3 लिख दिया है, और यहाँ 10 की पावर n। तो देखो, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 10 हो गया, 3 बाहर आ गया, 3 log 10 हो गया, n बाहर आ गया, n log 10 हो गया, और log 10 मैंने बाहर ले लिया, जो कि 1 के बराबर होता है, और अंदर यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ बचेगा n। ठीक है, चलिए, किसी को 15 में भी समस्या है, 15 में तो समस्या नहीं होनी चाहिए यार, 15 तो समस्या का विषय ही नहीं है यार, 15 में कैसे समस्या है, 15 तो बहुत आसान है बेटा, DPP1 का तो आसान है यार, तो सीधे फॉर्मूला लगा है यार, एक्स क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2/3 हो जाएगा, बस, ये तो आसान है। चलिए, 20 नंबर भी आसान है, 20 नंबर भी आसान है यार, ठीक है, 20 नंबर भी आसान है। 20 नंबर में क्या है, DPP1 की log m प्लस log n 4 के बराबर दिया है, तो 10 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, इसको मैंने अब 10 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, या फिर मैंने इसको बोल दिया कि यार ये वैल्यू 1 के बराबर होती है, ये 1 के बराबर होगी, तो 4 - 1, ये 1 होता है ना, तो 4 - 1 3 हो गया। अब log x-15 बेस 10 टू द बेस 10 3 के बराबर है, तो x-15 क्या होगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा, 1000 में 15 जोड़ेंगे, 1015 हो जाएगा। 2 में चले क्या, दो नंबर, दो DPP में चले, DPP2 में चलते हैं, 1 तो आसान है। ठीक है, 2 के पास चलते हैं। 2 में आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। बताइए, 2 नंबर, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पहले निकाल लेता हूं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है नहीं, यदि आपको याद हो, जो DPP2 का क्वेश्चन था, दो, 1 मिनट, सॉरी, 1 मिनट, जो DPP2 था उसमें क्वेश्चन क्या था, ये दिया था x के बराबर, ये दिख रहा है ना, विजुअल तो है ना, पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये कितना दिया था, x के बराबर दिया था आपको। ठीक है,
ये कितना दिया गया, x के बराबर दिया गया है और ये y के बराबर दिया गया है। और आपको निकालना है log 3 बेस में 2 निकालना है। ठीक है, तो हमने log 3 बेस में 2 निकालना है। तो हमने क्या किया, ऑप्शन को देखोगे आप तो हर ऑप्शन में एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके दिया गया। तो देखो हमने क्या किया, ये जो एक्स और वाई दिया था उसका एक्स वाई मल्टीप्लाई कर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। तो log 5 बेस 4 और log 6 बेस 5 दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, विजुअल नहीं है, दिख नहीं रहा है क्या? ये दिखना तो चाहिए, मुझे लगता है दिख रहा है ना। इनका इंटरनेट ही सही नहीं होगा, तो और जूम कर देता हूं मैं वैसे। अच्छा ये बताना कि ये मतलब ये जो तरीका मैं आपको अपना रहा हूँ यहाँ समझाने का, ये सही है ना? कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं चेंज करूंगा फिर, और क्या। ये आपको लग रहा है कि ये जो तरीका मैं अपना रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ इससे समय बच रहा है और ये सही है, तो फिर मैं कराऊँ। यदि आपको लगता है कि भाई सर ये तो बेकार करवा रहे हो ये सब चीज़ें, तो फिर मैं चेंज कर देता हूँ, क्या करूँ। ओवरऑल सब आपके लिए ही है। ठीक है, चलो। तो मैंने क्या कहा कि एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई, क्योंकि थोड़ा समय बचेगा इससे। log 5 अपॉन log 4 लिख देंगे, फॉर्मूला आपको पता है। log 6 अपॉन log 5 कट जाएगा, log 6 अपॉन log 4 हो जाएगा। log 6, अच्छा log 4 को क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2। टू टू इधर आ जाएगा, टू इधर आ जाएगा, देखो 2 log 2 बन जाएगा। अब चाहे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2xy आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 6 को क्या लिख देंगे, log 2 × 3। अब इसे log m × n क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 3, और नीचे log 2 हो गया। अब अलग अलग डिवाइड कर दिया मैंने, तो log 2 अपॉन log 2 1 हो जाएगा, और log 3 अपॉन log 2 को log 3 टू द बेस 2 लिख देंगे हम। 1 को इधर ले आए, 2x - 1 हो गया, और ये क्या हो गया, log 3 बेस 2। यही तो आपसे पूछा था, log 3 बेस 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, ये आ जाएगा। वो लास्ट तक रहनी चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए। चलिए नेक्स्ट टाइम से मैं आपको सोल्यूशन नहीं लाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हाँ उनको समस्याएं होंगी। सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और मैं अपने अकॉर्डिंग फिर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत कठिन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको ऐसे नहीं लाऊंगा। ये आपके लिए है, आप अपने पास रखिएगा। हाँ मुझे पता है कई लोगों को समस्या होगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब पर होंगे। तो एक काम करेंगे हम, केवल मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, उसको देखिएगा। क्लास में मैं आपको खुद पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्लास में आपको खुद ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो। क्योंकि एक चीज से सब लोग संतुष्ट नहीं रह सकते। और बताओ, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या? एक चीज या ध्यान रखिएगा कि मेरा काम है कि मैं कम समय में आपको ज्यादा चीजें प्रोवाइड करा के दूं, इसीलिए मैं सोचिएगा कि ये मैं खुद रिटेन फॉर्मेट में लिख रहा हूं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि मैं आपको यदि, क्योंकि इसका सोल्यूशन कराने में मुझे 2 ढाई 3 घंटे लग जाएंगे। और मान लीजिए एक बच्चे ने आ, अधिकतर क्वेश्चन लगा लिए हैं, अब वो मेरी क्लास को यदि 3 घंटे कर रहा है तो वो फालतू का करेगा, क्योंकि वो तो कर चुका होगा। चलिए और बताइए, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? 10 नंबर में प्रॉब्लम है? लाइव ही कर देंगे, चलो। ठीक है, अब 10 नंबर तो आसान है यार, इसका 10 नंबर तो सबसे आसान है, सबसे आसानी चीजें पूछोगे। 10 नंबर तो फॉर्मूला है भाई, ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है बेटा। 10 नंबर ये तो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है कि आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, कि एक्स की पावर लॉग वाई बेस ए है, तो वाई और एक्स को क्या कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं। वाई और एक्स को क्या कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं। वाई और एक्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों एक ही है। 2 की पावर log 5 बेस 3 है, तो इसे आप चाहो तो 5 को इधर ला सकते हो और 2 को इधर ले आ सकते हो। तो एक्चुअली में ये चीज 5 इधर आ जाए, 2 यहां चला गया, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और यदि दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का माइनस कितना आ जाएगा, फिर 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए।
और बताओ किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या? 11 नंबर। हाँ, 11 नंबर थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आपको देखने को लगेगा, मिलेगा। 11 नंबर में थोड़ा सा आपको कठिन देखने को लगेगा क्वेश्चन, 11 नंबर वाला। ठीक है, 11 नंबर। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन था ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन था वो बहुत थोड़ा सा गड़बड़ था। 11 नंबर क्वेश्चन में y बराबर दिया था, आपको याद हो तो y बराबर आपको दिया गया है और x बराबर दिया गया है, यदि आपको क्वेश्चन याद हो तो। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन किसी को। ओह, 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया गया है, y बराबर जो है a की पावर 1/1 माइनस लॉग x बेस में a है। ठीक है, और z बराबर क्या है, a की पावर 1/1 माइनस लॉग y बेस में a है। ठीक है, और x बराबर a की पावर k दिया गया है, और आपको k का मान निकालना था। आपको k का मान निकालना, तो भाई मैंने कहा भाई k का मान कैसे मिलेगा? भाई x बराबर a की पावर k है, ये पूरा क्वेश्चन है, उसमें k का मान पूछा था, तो k तो केवल इसी टर्म में है ना, तो यहां से बताइए k कैसे मिलेगा? यदि a की पावर k x के बराबर है तो k कैसे मिलेगा? जब दोनों साइड बेस में, भाई दोनों संख्या बराबर है तो लॉग भी बराबर होगा उनका, लेकिन बेस में क्या लेंगे? a लेंगे। तो एक्चुअली में जो आया वो k आया log x बेस a, मतलब कुल मिला के आपको log x टू द बेस a ये चीज निकालनी है आपको। k निकालना है, मतलब ये निकालना है, क्योंकि a की पावर k x के बराबर है दोनों साइड। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, नहीं बताई तो फिर से मैं बता देता हूं। जैसे मान लो कि 2 की पावर x 3 के बराबर है, अब आपको फाइंड x चाहिए, तो आपको बेस में क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। बेस में क्या लेना पड़ेगा? 2। तो ये चीज कितनी हो जाएगी? ये चीज x के बराबर हो जाएगी, और ये हो जाएगा log 3 बेस 2। बताया था क्या मैंने ये चीज आपको? 4 की पावर x यदि 9 के बराबर है तो क्या क्या लेना पड़ेगा? बेस में 4 लेना पड़ेगा। कोई इसमें से ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी आज पहली क्लास हो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री तो समझ में आएगी पर ये समझ में नहीं आएगा लॉग, क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूं। ये कितना आएगा? x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लॉग बेस में क्या लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर इस्तेमाल किया है मैंने कि यार यहाँ a की पावर k x के बराबर यदि k चाहिए तो लॉग में बेस में क्या लेना पड़ेगा? a लेना पड़ेगा। अब कुल मिला के यही चीज मैंने यहां बताई है, और आपको log x टू द बेस a निकालना है। तो जो y बराबर दिया था, देखो यहां देखो log, और आंसर जो आ रहा है वो z के टर्म्स में आ रहा है। आंसर जो आ रहा है वो z के टर्म्स में आ रहा है, उसमें y नहीं है, तो इसीलिए हमने y को इलिमिनेट करने की कोशिश किया। तो ये पूरा प्रोसेस किया गया है। y बराबर a की पावर है तो दोनों साइड देखो log बेस में a ले लिया गया, तो फिर ये चीज बन जाएगी ये, और log y बेस a हो जाएगा। फिर यहाँ ये बन गया। फिर z क्या है? a की पावर 1/log y बेस a है, दोनों साइड log बेस a ले लिया गया, तो यहाँ से कितना आ गया? log a z ये आ गया। फिर log a y की वैल्यू उठाकर यहाँ डाल दी गई है, फिर कैलकुलेट करके log x टू द बेस a यहाँ से निकाल लिया गया है। ये कैलकुलेशन है थोड़ी। ठीक है, मैं अगली बार से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट कराऊंगा। मैं बस कह रहा था, मैंने कहा आपको पसंद आएगा तो फिर इससे थोड़ा और जल्दी हो जाएगा चीजें। यदि आपको लगता है कि ये नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, हम डायरेक्ट करेंगे। और जिन जो पहले से देखो, अब इससे फायदा ये होगा कि मैं कहूंगा कि चलो मैं डीपीपी का सोल्यूशन करा रहा हूं और एक बच्चा सारा कर चुका होगा, तो वो चाहे तो उस क्लास को स्किप कर देगा, क्योंकि सोल्यूशन उसके पास होगा। पहले तो देखो, पहले तो सोल्यूशन छूना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। टीपीपी मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं, गलती से भी बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप सोल्यूशन नहीं देखोगे। जब 2 4 5 मिनट बाद हार मान जाओगे तो ही जाके देखना। ये नहीं उठा के पटक से उठा के देख लिया आपने, नहीं, तुरंत नहीं देखना है। बहुत गड़बड़ है सोल्यूशन, बड़ी अच्छी चीज नहीं होती सोल्यूशन, बहुत गड़बड़ है।
क्योंकि आपकी रीजनिंग को खराब कर देगी, सोचने की क्षमता को। बाद में देखिएगा, तो ये आपके लिए फायदा रहेगा क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बताओ, और किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर। अच्छा यहाँ, अच्छा इसी पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस बार, पता है आपको? इसी यही कॉन्सेप्ट, शायद यही कुछ आया था। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर एम जीएम का इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखिए, अब आगे सीक्वेंस सीरीज में पढ़ेंगे। अब अच्छे क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम होती है कि उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो जाते हैं। देखिए, याद रखिएगा, ए यदि पॉजिटिव है और बी यदि पॉजिटिव है, यदि ए पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है, तो ए प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2√ab होगा। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज क्या रखिएगा, याद रखिएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम से होता है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम से होता है। ऐसा कि ए प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2√ab होगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि log a टू द बेस b log b टू द बेस a के मॉड की मिनिमम वैल्यू बताइए। तो क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इन दोनों का इंटू 1 आएगा ना। देखो, log a टू द बेस b log b टू द बेस a, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा, मतलब रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो फिर उस केस में ऐसा हो जाएगा कि देखो, दिस प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, log b टू द बेस a को 1 अपॉन लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट दिस इंटू दिस, और ये कट कर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, उसमें ये चीज इस्तेमाल हो रही है। अरे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है यार, डीपीपी का मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। चलिए, हाँ, वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। और बताओ, कोई सी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? देखिए, पहली बात तो सोल्यूशन ना देखना पड़े तो आपको बेहतर है। दूसरी बात, अब मान लो नहीं लग रहा है तो फिर आप जरूर सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। 20 नंबर में प्रॉब्लम है, 20 नंबर। हाँ, 20 20 नंबर कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था जैसा आपके एग्जाम में इस बार आया था, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था बेटा। ये जो 20 नंबर था वो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था जैसा आपके एग्जाम में आया था इस बार। देखिए, यही है ना क्वेश्चन। क्या पूछा गया था इसमें 20 नंबर वाले में? 20 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था ए की पावर 1/2, ये पूछा गया था, ये पूछा गया था ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/3, सी की पावर 1/4। क्या आपको लग रहा है कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था जो आपके एग्जाम में आया था, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये? उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये। भाई आपको यदि ये निकालना है, यदि आपको ये चीज निकालनी है, तो आपको ए की पावर 1/2 निकालना पड़ेगा, बी की पावर 1/3 निकालना पड़ेगा, सी की पावर 1/4 निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा ना, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। आपने क्या किया भैया, ये चीज बराबर थी, उसको मैंने के बराबर ले लिया। अब मैंने इसको और के को इक्वेट किया आपस में। तो जैसे ही मैंने इक्वेट किया, तो देखो log a बेस 2/2 के बराबर है, तो log a बेस 2 क्या हो जाएगा, 2k के बराबर। तो log a टू द बेस 2 2k के बराबर है, तो a कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2k आ गया ये। सिमिलरली ऐसे ही जब a मिल गया तो a की पावर 1/2 भी निकाल लिया मैंने, पावर 1/2 करके, तो यहां से देखो a की पावर 1/2 आ गया। सिमिलरली जब मैंने इसको और इसको इक्वेट किया, और सेम जैसा प्रोसेस ये हुआ है वैसे ये प्रोसेस हुआ, और वहां से b की पावर 1/3 क्या आ गया, 3 की पावर k के बराबर आ गया। और सिमिलरली इसको मैंने k के बराबर किया, तो वहां से c का मान c की पावर 1/4 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज मैंने उठा के यहां डाल दी, तो देखो पता कितना आया यहां पर, ये आया 2 की पावर k, 3 की पावर k, 4 की पावर k बराबर 24। तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 4। तो ऑब्वियसली k का मान कितना होगा, ये इसके बराबर है, तो k का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। और k 1 हो गया तो भैया
ए की पावर 1/2 2 की पावर के बराबर है, तो के यदि 1 डाल देंगे तो ए की पावर 1/2 के बराबर, तो ए कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। सिमिलरली यहाँ के पुट कर देंगे, यहाँ से बी आ जाएगा, सिमिलरली सी आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए कैलकुलेशन अपनी अच्छी करिए। कई बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी, उनको प्रॉब्लम पता क्या होगी, उनको ये पावर निकालने नहीं आ रहा होगा, उनको ये समझ में नहीं आया होगा कि वो फॉर्मूला याद करके नहीं आए होंगे। तो ए 2 की पावर 2 के कैसे हो गया, ये मैंने लॉग का फॉर्मूला बताया था, ये सब याद करना पड़ेगा और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको आने पड़ेंगे, तब जाकर होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो डीपीपी आप लगाइए, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। अब उसके बाद ठीक है, आप आपको किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी तो मैं अब नेक्स्ट डायरेक्ट सोल्यूशन कराऊंगा, मैं पीपीटी ले आऊंगा, ये नहीं लाऊंगा मैं पीपीटी के क्वेश्चंस लाऊंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो कठिन होंगे वो करा दूंगा, बाकी आप सोल्यूशन समझ लीजिएगा। मेहनत करिए, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, टीचर्स आपके साथ, बाकी टीचर्स आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, और आप बैठ के इंस्टाग्राम चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप समझ रहे हो इन सब में कितना टाइम लग रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? आप ही के लिए हो रहा है, जिससे आपका समय बचेगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन छोटे से बड़े यदि सबका यदि मैं लाइव सोल्यूशन कराऊंगा आपके सामने, तो आप यदि मैं कहूँ 150-150 क्वेश्चन आपको रोज लगाने हैं, और मैं 100-100 150 क्वेश्चन के आपको लाइव सोल्यूशन कराऊंगा, तो 5-6 घंटे उसमें लग जाएंगे इतना तो नहीं पढ़ सकते ना। तो आपको ये चीजें आपको फायदा करेंगी। भाई आपका डाउट रह जाएगा तो आप ऑब्वियसली देखकर समझ सकते हो, तो मेहनत करिए। डीपीपी नोट सेक्शन में मिलती है भैया, मैथ्स बाई प्रशांत सर के नोट सेक्शन में आपको हर टीचर के जो मैथ्स बाई जो भी लिखा होगा, जैसे रवि सर, ठीक है, तो वो सब के नोट सेक्शन में देखने को आपको मिलेगी पीडीएफ। और मैं आपसे रोज पूछा करूंगा कल से कि जो मैंने आपको काम दिया था, जो मैंने आपको दिया था चीज, वो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैं रोज पूछूंगा। और अपनी कॉपी में एक डायरी छोटी सी बना लीजिए या रफ में ही नोट करिएगा कि मैंने टीचर की बात नहीं मानी। जैसे मैं कल के लिए आपको होमवर्क देता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करके आने हैं, मैं अभी लिस्ट अपलोड करा दूंगा फॉर्मूले की, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की। कल आप सारा आपको याद रट्टा मार के आना है, याद करना है। और मैं रोज पहले ही यहाँ पर लिख दिया करूंगा कि क्या आपने जो होमवर्क मैंने दिया था वो किया है कि नहीं। यदि नहीं किया है तो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि मैं टीचर की बात नहीं मानता हूं। और इस तरह से आपको जब 10 दिन बीतेगा और आपको ये लगेगा कि कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ये नहीं हो रहा है, तो आपको लगेगा यार मैंने तो टीचर की बात भी नहीं मानी। ठीक है, तो मेहनत करिए। ठीक है, बाकी और आपको मैं कल ये भी पूछूंगा कि डीपीपी सारी लगा ली है कि नहीं, आपने सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं कि नहीं डीपीपी के, ये भी कल का होमवर्क में शामिल रहेगा। अब तक जितनी डीपीपी दी गई है, अब तक जितना आपको पढ़ाया गया है, वो सब आपको बढ़िया से बैठकर रिवाइज करना है घर पर। बेटा ये समय वो नहीं है कि आपको 1 महीना रिवीजन के लिए मिलेगा, यहाँ पर रिवीजन के लिए समय नहीं मिलेगा, इसीलिए आप जो पढ़िए अच्छा पढ़िए, वो भूले मत। ठीक है, लिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, डाउट्स के बारे में मैं जल्दी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दिया था, मैं आपको कंफर्म करके कल बता दूंगा।